नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे। इसके पीछे कई कारण है। एक तो एनटीपीसी का जो CBT 2 है, क्योंकि CBT फर्स्ट मेरा क्लियर था और जो CBT 2 के लेवल 2, 3, 5 के पेपर हुए हैं और जो 6 के पेपर हुए हैं उनकी तैयारी करने लग गया था बीच में। तो इस वजह से जो पेपर खत्म हुए हैं 18-17 तारीख को, उसके बाद अब वीडियो आपके पास बना रहा हूँ। अब मैं स्वयं भी रीट की तैयारी करूंगा, जो पात्रता परीक्षा है उसकी तैयारी करूंगा। उससे पहले मैंने जो मेंस के लिए जीके का पोर्शन जोड़ा गया है, और आप सभी को पता है जैसा कि साइंस वालों के लिए जीके एक पहली बार पढ़ रहे हैं या जिन्होंने कोई अन्य एग्जाम की तैयारी नहीं की राजस्थान की, जैसे एलडीसी वगैरह की, तो वो विद्यार्थी है वो जीके का पोर्शन उनका कमजोर होता है साइंस वालों का। इसलिए थोड़ा सा मेन पेपर के जीके को पोर्शन में पढ़ने में समय लग गया, तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया। अब बहुत से विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर वीडियो बनाइए आप, या कुछ मैराथन क्लासेज का बोल रहे थे, कुछ पीडीएफ उपलब्ध कराने का बोल रहे थे। तो आज मैंने 6th, 7th और 8th साइंस की तीनों की पीडीएफ, मेरे जो नोट्स है मैंने पिछली बार बनाए थे आरबीसी और एनसीईआरटी बेस्ड, और तीनों के नोट्स आज टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिए। 6th, 7th के पहले उपलब्ध करा दिए थे, आज 8th के भी उपलब्ध करवा दिए गए। आप टेलीग्राम टारगेट विद एमएस पे जाकर वहां से देख सकते हैं। वो टेलीग्राम पे बहुत से विद्यार्थी कह रहे थे, तो इतने दिन में व्यस्त था इस वजह से नहीं डाल पाया। कुछ पीडीएफ बनाने में समय भी लगता है, कम से कम 2 घंटे लग गए एक पीडीएफ बनाने में। उस पीडीएफ को एडिट करो, पहले बनाओ अच्छे से, उसके बाद कोई अगर नहीं दिख रहा है, कोई फोटो सही नहीं आ रही है पीडीएफ बनने में, तो उसको वापस चेंज करो। ये सब करके पूरी पीडीएफ बनाने में 2 घंटे लग जाते हैं। इसलिए समय की व्यवस्था की वजह से इतने दिन उपलब्ध नहीं करा पाया, अब उपलब्ध करा दिए। और इतना बड़ा आपका सिलेबस नहीं है, जैसा एक माहौल बनाया जा रहा है कि रिट, ऐसा माहौल पिछली बार आपने देखा था। पिछली बार भी इतना ही माहौल बनाया गया था, और कैसा पेपर आया था आप सभी को पता है। जो पहली बार कर रहे हैं वो इस चीजों से भ्रमित हो सकते हैं, जैसे यूट्यूब से भ्रमित हो सकते हैं। लोग माहौल बना रहे हैं कि पेपर हार्ड आएगा, ऐसा आएगा, सिलेक्शन ही नहीं होगा, मतलब आपकी पिछली बार 130 नंबर बन रहे हैं, अब की बार आप 90 नहीं ले पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक माहौल बनाया जा रहा है, लोग आपको डराया जा रहे हैं। और कोई भी चीज हो वो बेचने के लिए डराई जाती है। अगर आपको चीज का किसी का डर है तभी आप कोई चीज खरीदोगे। तो ये चीजें होती है, ये यूट्यूब पर या जितने कोर्स बेचने वाले हैं सब यही डरा रहे हैं आपको कि इस प्रकार का पेपर आएगा। इसका मतलब है वो आप उनकी चीजें देखो, इस वजह से आपको डराया जा रहा है। अब कोई बोल रहा है 12th लेवल का आएगा, कठिनाई स्तर 12th का है, तो पिछली बार भी कठिनाई स्तर 12th का था, लेकिन पेपर 6th, 7th, 8th में लेवल 2 साइंस मैथ की बात कर रहा हूँ। बाकी सब्जेक्ट का मुझे एसएसटी का वगैरह का नॉलेज नहीं है इतना, लेकिन मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। साइंस में जितना भी पेपर आया था वो 6th, 7th, 8th क्लास की 1% या 2% को छोड़कर बाकी सभी परसेंट 6th, 7th, 8th से थे। इसका मतलब पिछली बार भी 12th का स्तर लिखा हुआ था, कठिनाई स्तर 12th लेवल लिखा हुआ था, लेकिन पेपर नहीं आया वहां से। तो इसकी वजह क्या है कि आपको डराया जा रहा है कि 12th लेवल का आएगा पेपर, ऐसा आएगा। सब अपना अपना व्यवसाय करने के लिए। मेरा कोई व्यवसाय नहीं है यहाँ पे यूट्यूब पर, ना मुझे यहाँ पे यूट्यूब पर व्यवसाय करना है, क्योंकि मैं खुद स्वयं तैयारी कर रहा हूँ और स्वयं अपनी तैयारी को प्रायोरिटी दे रहा हूँ। सीधी सी बात है, आपके लिए बस जो मेरे से हेल्प हो सकती है। और कोई भी अगर मुझे मैसेज करता है, चाहे टेलीग्राम पर मैसेज करो, चाहे कमेंट करो यूट्यूब पर, उसका काम करने की कोशिश करता हूँ। और जितने भी पीडीएफ उपलब्ध करानी हो और कहीं से उपलब्ध कराने हो, कोई भी नोट्स उपलब्ध कराने हो, उत्कर्ष क्लासेज के कोई क्वेश्चन आंसर उपलब्ध कराने हो, या प्रीवियस ईयर के पेपर उपलब्ध कराने हो, किसी ने कहा पिछले एलडीसी के पेपर उपलब्ध कराओ ताकि जीके की तैयारी कर सकें, वो उपलब्ध कराए हैं। प्रयोगशाला सहायक के उपलब्ध कराए हैं। अभी कंप्यूटर नजर से भर्ती के पेपर हुआ है, उनको टेलीग्राम में उपलब्ध कराए हैं। ऐसी चीजें मैं आपके लिए जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ। बाकी मुझे ये नहीं है कि आपको यहाँ पे पढ़ा के व्यवसाय करना है। तो जो कोई चीज कोर्स बेचना चाहता है या वो कहते तो इस प्रकार सा माहौल बना दिया है कि रिट, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। जिनके 110 से अबव नंबर थे पिछली बार, उन्होंने पक्का मेहनत करके 110 से अबव नंबर लाए हैं, और वो अब की बार भी 90+ ले आएंगे। मतलब 90+ आपको पास होना है। और जिसके कैटेगरी वाइज कम है, 83 है ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 82.5 है, और जैसी भी कैटेगरी वाइज 60, 55, 50, ये सब जो आपके दिए गए हैं उतने नंबर आपको लाने हैं। और एक सिंपल सा काम है, उतने नंबर आपको आ जाएंगे। ये नहीं कह रहा मैं आपको बिल्कुल तैयारी छोड़ देनी है, तैयारी नहीं छोड़नी है, आपको तैयारी करते रहना है। एक बार कोई चीज हमारे दिमाग में होती है लेकिन उसमें अवरोध पैदा होता है, हम उसको वापस याद करते समय तो पीछे की चीजें पड़ी हुई है, वो आपके अचेतन मन में पूरी चीजें हैं। लेकिन कुछ चीजें चेतन मन में, कुछ अचेतन मन में, और जो अचेतन मन में बातें हैं उनको आप एक बार रिवाइज करते ही आपके सब दिमाग में क्लियर हो जाएगा और प्रश्न आप आराम से कर पाओगे। इसलिए आप एक बार
मेरा इतना ही कहना है कि आप एक बार जितनी भी पढ़ी हुई है पीछे की उन सबको एक बार रिवाइज कर लेना। अब 1 महीना बचा है, 30 दिन है, 30 दिन में आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। एक बार कोर्स रिवाइज कर लोगे और पिछली बार अगर आपके 100 या 110 प्लस है तो आप आराम से रीट क्लियर कर दोगे। पिछली बार जिनसे रीट क्लियर नहीं हुई है या ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार रीट की एग्जाम दे रहे हैं उन विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि वो विद्यार्थी थोड़े सा इस पे ज्यादा समय दे, कम से कम 10 या 12 घंटे इस पर, 1 महीने लास्ट महीना बचा है, 10 से 12 घंटे दे ताकि पात्रता आराम से आपकी क्लियर हो जाए। क्योंकि उन विद्यार्थियों के जो नए विद्यार्थी है उनके थोड़ा सा डर बना हुआ है कि सर पात्रता होगी या नहीं होगी, तो उन विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूंगा आप थोड़ी ढंग से तैयारी करें। जिन विद्यार्थियों को पिछली तैयारी की हुई है उनको डरने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। साइंस की मैं बात करूं तो 6, 7, 8 के जो मैंने नोट्स उपलब्ध कराए हैं उसमें आरबीसी भी है और एनसीईआरटी भी है, दोनों शामिल की हुई है। अगर कोई भी एनसीईआरटी का प्रश्न आता है, लेकिन एक बात आप विशेष ध्यान रखना कि उसमें जो हाशिए के ऊपर लिखे हुए नोट्स है या साइड में अलग पेन से लिखे हुए नोट्स है तो वो सभी आप एनसीईआरटी के फैक्ट है उनको आप ध्यान रखें। बाकी जो चीजें कॉमन है वो मैंने सेम ही लिखी है, बाकी जो चीज नहीं है उनको मैंने ऐड किया बाद में। तो एनसीईआरटी के नोट्स भी है उसमें, तो आप एनसीईआरटी के नोट्स भी देख लेना और आरबीसी के भी मिक्सअप है उनको देख लेना। 6, 7, 8 में से कोई आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ये तो होगी साइंस वालों की बात। मैथ्स के लिए क्या पढ़ें तो 6, 7, 8 की जो बुक्स है या 9, 10 की, 9, 10 आप जाए तो जाओ, नहीं तो 6, 7, 8 में जितने चैप्टर चल रहे हैं और जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो चैप्टर आप पढ़ लें। वर्ग वर्गमूल 7th क्लास में दिया हुआ है, घन घनमूल 8th क्लास में दिया हुआ है, इसके अलावा ज्योमेट्री दिया हुआ है, मेंसुरेशन पूरा दिया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स पूरा दिया हुआ है। तो वो सभी चीजें आप एक बार के लिए मैथ्स के 6 से 8th की बुक है उसमें से आपके प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए। और अब की बार तो एनसीईआरटी स्पेशल लिखा हुआ है तो आप एनसीईआरटी ही देख लें। आरबीसी में प्रश्न पढ़ेंगे लेकिन आप जो एनसीईआरटी पढ़ी हुई है 6, 7, 8 जो साइंस की है उनमें आप आरबीसी अगर पिछली बार पढ़ रखी है तो आरबीसी पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैथ वाली आप एनसीईआरटी ही देख लेना, अभी नई बुक आई है वही देख लेना। क्योंकि पेपर एक तो होता है हम दूसरी जगह से पढ़ते हैं और उससे रिलेट करते हैं, एक सीधा प्रश्न आता है तो उससे ज्यादा फायदा होता है, तो आप वो देख लेना। साइको के लिए आपको स्ट्रॉन्ग करनी है क्योंकि साइको अगले पेपर में भी आनी है, जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें उनके लिए भी आनी है। तो साइको के लिए आपको गहराई से तैयारी करनी है। जो आपने पिछली बार बुक पढ़ी है, किसी ने अशोक पारिक सर पढ़ी है, किसी ने धीर सिंह दाबाई सर पढ़ी, किसी ने वंदना जादौन सर पढ़े, किसी ने आर के वैष्णव सर के नोट्स पढ़े या किताब पढ़ी है, या किसी ने सुखवाल वंदना जोशी मैम का पढ़े, तो जो भी आपने बुक पढ़ी है वो आप वापस एक बार रिवाइज कर लें। 1 या 2 बार आप साइको को तो रिवाइज कर ले क्योंकि साइको आपके आगे भी काम आने वाले। इसके अलावा बची सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में मैंने बता दिया, साइंस मैथ वालों के लिए बता दिया। लेवल फर्स्ट वालों के लिए 3 से 8 की बुक है वो आप निकाल लेना। उसके अलावा आपको कोई कुछ चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जीके को इतना स्ट्रॉन्ग लेकर नहीं चलिए जितना उसमें दिया गया। आपको 6, 7, 8 की जो बुक्स है, हमारा राजस्थान चलती है और जो सामाजिक विज्ञान बुक्स चलती है, उनको आपको बेस बनाकर तैयारी करनी है और उनमें से प्रश्न आपके रिट में हो जाएगा। इतनी बड़ी बात नहीं है कि क्या सा पेपर आएगा, वही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है पेपर बनाने वाला, वही कमेटी है पेपर बनाने वाली, तो वैसे ही पेपर आएगा। ऐसा नहीं है कि अब जो चेयरमैन चेंज हो गया तो इसमें मतलब पेपर ही अलग बनाएगा, ऐसा बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव का समय है, अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थियों को पास किया जाएगा क्योंकि सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई भी विद्यार्थी बहुत ज्यादा पेपर टफ देकर विद्यार्थियों को फेल किया जाए। क्योंकि पिछली बार आपको पता होगा 2013 की बात है, जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, उस समय रीट का पेपर में विद्यार्थियों के 2013 की बात है, कांग्रेस सरकार की बात है, उस समय 2013 का पेपर बना था और हार्ड पेपर बना था। इस वजह से विद्यार्थियों के 60% अंक भी नहीं आ पाए उस समय, तो विद्यार्थियों ने विरोध किया इसका और फिर उसका सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ा। तो यही वजह है कि आप इसमें देख लेना, पेपर इजी दिया जाएगा। जितने विद्यार्थी पिछली बार पास हुए 7 से 8 लाख, उतने विद्यार्थी पास होंगे, उतने विद्यार्थियों की ये मेंस पेपर करवाएंगे। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, जितना माहौल बना रहे हैं उतना डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, पॉजिटिव दबाव बनाकर रखिए जिससे आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। एसएसटी वालों के लिए बता रहा हूं, तो एसएसटी वालों के लिए जो चैप्टर है वो 6, 7, 8 की जो बुक है वो तो आपको पढ़नी है स्पेशल। आप अदर पढ़े हैं न पढ़े, 6, 7, 8 तो पढ़कर जाना है। उसके अलावा 9, 10, 11, 12 में जो चैप्टर आपके लग रहे हैं वो आप देख के जाना, वही पढ़ना। एनसीईआरटी की बुक पढ़े, तो अगर एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी के लिए आप अगर आपने पहले नहीं पढ़ी है या कोई विद्यार्थी साथ है कि मैं एनसीईआरटी पढ़ूं, तो दृष्टि आईएएस की जो पुस्तकें आती है, दृष्टि आईएएस की जो एनसीईआरटी का सार आता है, उसमें उसमें प्रश्न दिए हुए हैं पार्ट वाइज और
प्रश्न के अनुवाद इसकी व्याख्या दी गई है। तो वो बुक आप मंगा लेना, दृष्टि आईएएस की जयपुर में मिल जाएगी या ऑनलाइन आपको उपलब्ध हो जाएगी। वो बुक मंगा लेना और वहां से आप दृष्टि आईएएस के क्वेश्चन निकाल लेना, जिससे आपको एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगी। अब बात करें लैंग्वेज की, तो जिनके हिंदी सब्जेक्ट है और मेन पेपर में भी आप हिंदी से पेपर दे रहे हैं तो आपको हिंदी को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपके साइंस का सब्जेक्ट है और मेन पेपर में साइंस करता है तो आपको वो स्ट्रॉन्ग करनी है। और अगर आपकी इंग्लिश है और मेन पेपर में भी इंग्लिश है तो वो आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। लेकिन मान लो जो विद्यार्थी केवल भाषा के रूप में हिंदी या साइंस का हिंदी या इंग्लिश ले रखे हैं, उन विद्यार्थियों को ये करना चाहूंगा कि आप भाषा पे कम फोकस कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप पिछली का पढ़ा हुआ है वो रिविजन कर लेना। बाकी इतना लोड गहराई से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप हल्का फुल्का भी अगर देख के जाते हैं तो आपके पेपर क्लियर हो जाएगा। और अगले पेपर में आपको हिंदी साइंस कर आनी नहीं है, इसलिए आप उन पर ज्यादा फोकस करें, जैसे सब्जेक्ट हो गई और साइको हो गई, उन पर ज्यादा फोकस किया जाए, ताकि आगे के पेपर में भी आपको सहूलियत रहे तैयारी करने में। क्योंकि अगले पोर्शन में आपको केवल जीके ही तैयार करना पड़ेगा, बाकी सब्जेक्ट तैयार करने में अभी से आपकी तैयार होगी तो बहुत कुछ हद तक आप तैयार कर पाओगे। दूसरी बात, अगर जिनके सब्जेक्ट है, जिनके आगे का पेपर हिंदी से ही देना है, वो आपको हिंदी को स्ट्रॉन्ग लेकर चलना है अभी से आप। क्योंकि अभी से अब मान लो जिनके विद्यार्थी साइंस करते हैं तो आप साइंस में अभी से फॉर्मूले वगैरह जितने भी सूत्र वगैरह संस्कृत के हैं वो अभी से उसी तरीके से तैयारी करें जैसे अगले पेपर की तैयारी करना है। अगले पेपर भी इतना आप जैसा बता रहे हैं वैसा नहीं होने वाला है। 10th लेवल का सिलेबस आएगा और आप अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि पेपर नहीं हो रहा। हाँ, जीके के प्रश्न में थोड़ा सा हो सकता है कि जीके अध्ययन बोर्ड थोड़ा सा टफ बना रहा है। तो जो अभी मैं पेपर डाल रहा हूँ, कंप्यूटर एनालिसिस के पेपर हुए थे, जो कल माहौल बन रहा है कि इस प्रकार का पेपर आया वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं है, पेपर बुक्स में ही से आया है, लेकिन पूछने का उनका तरीका थोड़ा सा अलग है। वो अपना पेपर इस प्रकार से बना रहे हैं कि विद्यार्थी जो नॉर्मल विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उससे थोड़ा आपको एडवांस तैयारी करनी पड़ेगी अगले पेपर के लिए। तो पहले आप, अब मेरा यही सुझाव है कि अंतिम जो 30 दिन है उन 30 दिनों में आप उसी सब्जेक्ट को जो पात्रता परीक्षा है, जो साइंस मैथ विद्यार्थी है वो जीके को एक बार छोड़ दें और जो पात्रता परीक्षा है उसी की तैयारी करें। अगर आप बिल्कुल इसको छोड़कर उसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं और अगर मान लो आपके रेट में नहीं हुआ तो वो पेपर आप नहीं दे पाओगे। इसलिए अब 30 दिन है वो आप पूरे के पूरे रेट को दें 30 दिन। अगर कुछ विद्यार्थी ऐसे भी है जो वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो उन विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि जो वीडियो की तैयारी कर रहे हैं वो साइड में वीडियो की तैयारी चलती रही और साथ में आप जो पोर्शन है जैसे साइको है उनमें से 1-2 चैप्टर पढ़ते रहे। 12 तारीख को उनके शायद 9 जून को एग्जाम, 9 जुलाई को एग्जाम होगा, तो 9 जुलाई से पहले आप एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट या अपना जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लो वीडियो में मैथ्स आती है और साइंस मैथ्स में भी मैथ्स आती है, तो वो मैथ्स और वो मैथ्स दोनों साथ में मिलाकर पढ़ लें, जिससे एक सब्जेक्ट कवर होगा। 2 से 3 सब्जेक्ट अगर कवर हो जाएंगे तो आपको 10-12 दिन में आप 1-2 सब्जेक्ट का रिविजन मार देंगे, अगर पिछली बार की आपकी तैयारी की हुई है तो जो विद्यार्थी वीडियो की तैयारी करें और साथ में तैयारी करें उनके लिए। बाकी जो विद्यार्थी पिछली बार रह गए थे कुछ नंबरों से, पात्रता पास भी नहीं कर पाए थे, या जिनके 100 से कम नंबर थे, या जो विद्यार्थी नए हैं एकदम, उन विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा टाइमिंग मैनेजमेंट की जरूरत है, जो अभी से आपको बनानी पड़ेगी। अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको टाइमिंग मैनेजमेंट कैसे करना है, लेकिन एक इसकी सब कुंजी है टाइमिंग मैनेजमेंट की। आप टेस्ट पेपर दें, बार बार आप टेस्ट पेपर दें, उससे क्या होगा, आपका टाइमिंग मैनेजमेंट होगा। पिछली बार भी काफी विद्यार्थियों के सवाल थे। अगर आप एनटीपीसी जैसे पेपर दे रहे हैं, जो सेंट्रल लेवल के जैसे सीजीएल के, एसएससी के पेपर दे रहे हैं या रेलवे के पेपर दे रहे हैं, तो आपको टाइमिंग मैनेजमेंट की दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि वहां तो अभी मैं एनटीपीसी का पेपर देने गया था, वहां 90 मिनट में 120 प्रश्न करने थे, तो इतना कम टाइम दिया जाता है। 120 प्रश्न आप देख भी नहीं सकते अगर आसानी से। जो नॉर्मल विद्यार्थी तैयारी कर रहा है राजस्थान एग्जाम्स की, वो तो 120 प्रश्न देख भी नहीं पाता, क्योंकि आपको प्रश्न आ रहे हैं लेकिन आप वहां तक पहुंच भी नहीं पाते, क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं हो पाते। इस वजह से मतलब जो तैयारी उनके कर रहे हैं उनके लिए तो दिक्कत नहीं आने वाली। जो राजस्थान के एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए टाइमिंग फुल मिलता है, आपके लिए नॉर्मल जितना टाइम मिलना चाहिए उतना राजस्थान एग्जाम्स में मिलता है। आप प्रश्न पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या विद्यार्थी क्या करते हैं, एक प्रश्न में ज्यादा समय लगा दिया, किसी सब्जेक्ट में ज्यादा समय लगा दिया, तो ये सब में दिक्कत होती है। और टाइमिंग मैनेजमेंट पेपर के टाइम कैसे करनी है ये सब हम बाद में बातें कर लेंगे, लेकिन आपको अभी से ध्यान रखना है। आप 1 महीना बचा है, आप टेस्ट पेपर देते रहे। और टेस्ट पेपर भी कैसे देना है आपको, या तो आप कोई किसी ऐप पर दे लो, अगर कोई सस्ता टेस्ट पेपर या प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से उपलब्ध करवा रहा है तो आप वहां दे लो। और वहां अगर आप नहीं देते हो टेस्ट पेपर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वहां टेस्ट पेपर नहीं देना है, तो आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए रीट के, जो पात्रता परीक्षा के कम से कम 4, 2, 6, एक कलवर वाली हुई थी, 5 से एग्जाम हो गई है, उनके पेपर ले लो
पेपर निकालो, एक होमवर्क शीट दे दो, उसके आधार पे आप उन पेपर को सोल्व कर लो। ये मत सोचो आप जो आपको प्रश्न याद है वो सीधा टिक मत करो, उसमें थोड़ा सा आप सोच के करो और आपको कितना टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है उसका आपको पता लग जाएगा। तो आप उस पर टाइम मैनेजमेंट कार्य कर सकते हैं, अभी से कार्य करना है टाइमिंग मैनेजमेंट पे। अगर आपको मैथ सब्जेक्ट वगैरह में दिक्कत आ रही है टाइमिंग मैनेजमेंट, तो आप उसमें बार बार प्रैक्टिस करें और टेस्ट पेपर देते रहे। या कोई कोचिंग वाला अगर टेस्ट पेपर उपलब्ध करवा रहा है तो उसमें आपको जो प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं उनको देख लो। अगर प्रश्न इस प्रकार का है कि कोई तुक की नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न बनाया गया है, बेतुका प्रश्न बनाया गया है, तो उन प्रश्नों पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आपको टाइमिंग मैनेजमेंट ध्यान देना है। ये नहीं है कि आपके 190 बन रहे हैं, 80 बन रहे हैं, 70 बन रहे हैं, 100 बन रहे हैं, 120 बन रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। आपको टाइमिंग मैनेजमेंट करना है। पेपर तो वहां आएगा वही मान्य है, लेकिन यहाँ आपको टाइमिंग मैनेजमेंट करना है। इसके लिए आप बार बार पेपर देते रहे। ऐसा नहीं है, अब कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे, जैसा टाइमिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं और यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे और वहां सोल्व करेंगे, इसका ये आंसर है, उससे टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं होने वाला। मैं तो साफ बोल रहा हूं। अगर मैं भी सीरीज करवा रहा हूं आपको साइंस की वगैरह, मान लो शुरू भी कर दूं या कोई मैराथन क्लास भी लगा रहा हूं, तो आप क्लास ले सकते हो। लेकिन आप वहां सोच रहे हैं ये मैं पेपर करके यहाँ पे टाइमिंग मैनेजमेंट कर लूंगा, या खुशी का टेस्ट पेपर चल रहा है, वो पेपर टेस्ट चलता है, यहाँ सोल्यूशन चल रहा है, तो सोल्यूशन देख के मैं टाइमिंग मैनेजमेंट कर लूंगा। तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचना कि यूट्यूब के माध्यम से आप टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। यूट्यूब अलग सिस्टम है। यूट्यूब में आपको 15 मिनट लग रहे हैं, वो आप समय खराब कर रहे हैं, लेकिन टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं हो रहा वहां पे। तो प्रश्न देख सकते हैं आप, यूट्यूब पर कोई करवा रहा है, अच्छे प्रश्न है तो आप देख सकते हैं। लेकिन वहां आप सोच के, ये टाइमिंग मैनेजमेंट सोच के आप कर रहे हैं कि मैं यहाँ टाइमिंग मैनेजमेंट कर रहा हूँ, यहाँ टेस्ट दे रहा हूँ, जैसे यूट्यूब पर देख के सोता टेस्ट दे रहा हूँ, ऐसा टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं होगा। आपको लेकर बैठना पड़ेगा, पेपर लेकर हाथ से करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है, टेस्ट पेपर में हाथ से करना पड़ेगा। कुछ विद्यार्थी पिछली बार ऑनलाइन टेस्ट दे रहे थे, उनका टाइमिंग मैनेजमेंट बिगड़ गया, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट में और ऑफलाइन टेस्ट में फर्क होता है, प्रश्न पढ़ने का फर्क होता है। अगर आप मैथ का प्रश्न है तो आप वहां से मैथ्स के डाटा नीचे उतारेंगे रफ पेज में और वहां पे सोल्व करेंगे। अगर कोई मान लो सीधा पेपर में सोल्व करना है तो कंप्यूटर में और पेपर में बहुत फर्क होता है। मोबाइल से आप डाटा उतारेंगे, वहां ज्यादा समय लगेगा, पेपर में आपको कम समय लगता है। तो आप टाइमिंग मैनेजमेंट के लिए ऑफलाइन पेपर बेस्ट है। अगर मान लो किसी विद्यार्थी, जो नई विद्यार्थी है, उन्होंने कलाम परी रीट का पेपर भरा होगा, अच्छा है, दे दो। पिछली बार मैंने भी दिया था, आपकी बार तो मैंने नहीं भरा है, लेकिन पिछली बार मैंने भी दिया था कलाम परी रीट का पेपर। तो आप भी, अगर जो नई विद्यार्थी है, टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, वो पेपर दे, उससे क्या आपको पता चलेगा गलतियां क्या होती हैं। आप हाँ को नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं को हाँ पढ़ रहे हैं, ये सब गलतियां आपको पता चलेगी। आपको बहुत ज्यादा सुधार होगा उससे देने से, तो आपको देना चाहिए। मेरा तो यही सुझाव है। बाकी आप अपने स्तर पर कोई भी टेस्ट पेपर हो, कहीं से भी मॉडल पेपर ले आओ, वो निकालो, कुछ भी निकालो, लेकिन आप टाइमिंग मैनेजमेंट के लिए आपको प्रश्न करना है। अगर संस्कृत करने के लिए आप है तो कोई भी एक बुक ले आओ, जैसे साफल्यम की चलती है, उसमें टेस्ट पेपर की प्रवेश से जो मॉडल टेस्ट पेपर है उनकी बुक चलती है, तो वो निकाल लो, जिससे क्या आपको टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। तो आज के लिए बड़ा हो गया वीडियो वैसे भी, और आज के लिए इतना ही। लेकिन हम टाइमिंग मैनेजमेंट पर और बात करेंगे एक दिन। लेकिन मैं बता दिया, लेवल फर्स्ट वालों के लिए, एसएसटी वालों के और लेवल 2 वालों के लिए अंतिम 30 दिन में यही करना है। आपको टेस्ट पेपर देना है और इसके अलावा आपको एक बार रिवीजन मारना है, और इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अधिकांश जितने भी एसएमएस आ रहे हैं या कमेंट आ रहे हैं, जो या मैसेज कर रहे हैं पर्सनल, वो यही कर रहे हैं कि सर डर लग रहा है क्या पेपर होगा या नहीं होगा। अरे तो आपका नहीं होगा तो किसका होगा फिर? क्योंकि आप पिछली बार भी तो 130 प्लस, 120 प्लस, 110 प्लस, 100 प्लस लेकर आ रहे थे, तो पिछली बार हो रहा था। कुछ विद्यार्थी ऐसे जो पिछली बार बिना पढ़े 100 नंबर लेकर आ रहे थे, जो बहुत कम पढ़े हुए थे, लेकिन इस बार तैयारी करे तो उनको डर लग रहा है कि आपका होगा या नहीं होगा। तो हर विद्यार्थी की डर होता है कि पेपर होगा या नहीं होगा। पिछली बार हमें भी लग रहा था, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इतना माहौल जो बनाया जा रहा है, जो दुनिया माहौल बना रही है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है आपको बस ध्यान इतना ही देना है कि आप एक बार रिविजन करके जाएं अच्छे से और तैयारी करते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। कोई ना कोई आपका सवाल होगा तो कमेंट में डाल देना, मैं आंसर दे दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।